अच्छा, तो अब हमने बात करनी है अबाउट हेरेडिटरी स्फीरोसाइटोसिस। अब इस बीमारी का भी जो मतलब है वो इस बीमारी के नाम में ही छुपा हुआ है। हेरेडिटी से मैं बात चल रहा है कि सबसे पहले कि ये एक विरासती बीमारी है। स्फीरोसाइटोसिस से मतलब है कि रेड सेल्स की जो नॉर्मल बायकनकेविटी है वो रेड सेल्स बायकनकेविटी को छोड़ के क्या हो जाएंगे, स्फीयर शेप में हो जाएंगे। ठीक है, इतनी सी तो हमें समझ आ गई। अगर हमने अब इसको डिफ़ाइन करना हो, सबसे पहले हेरिडिटी को देखेंगे तो फिर इनहेरिटेड डिसऑर्डर, इनहेरिटेड है तो कोई अंदर ही मसला है, तो इंट्रिंसिक डिफेक्ट्स हैं, कहाँ है, आरबीसी की मेम्ब्रेन में। इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, क्यों होता है, क्योंकि कोई इंट्रिंसिक डिफेक्ट है, कहाँ पे है, आरबीसी की मेम्ब्रेन पे है। अब आरबीसी की मेम्ब्रेन है मतलब उसका डिफेक्ट का मतलब है कि उसकी इलास्टिसिटी ख़त्म। जब इलास्टिसिटी ख़त्म, आरबीसी किस शेप के हो जाएंगे, स्फीरॉइड। अब सिर्फ स्फीरॉइड है तो डिफॉर्मेबिलिटी ख़त्म। जब डिफॉर्मेबिलिटी ख़त्म तो स्प्लीन में जाकर सिक्वेस्टर हो जाएंगे। जब से वहाँ पे सिक्वेस्टर होंगे तो फिर उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्वाइट सिंपल है। इनहेरिटेड डिसऑर्डर, ठीक है, कॉज्ड बाय इंट्रिंसिक डिफेक्ट्स इन आरबीसी मेम्ब्रेन। आरबीसी की अपनी ही मेम्ब्रेन में मसला है, तो जब क्योंकि वो उसकी अपनी है तो हम उसको इंट्रिंसिक कहेंगे। इनहेरिटेड डिसऑर्डर कॉज्ड बाय इंट्रिंसिक डिफेक्ट इन आरबीसी मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से क्या होगा, आरबीसी स्फीरॉइड हो जाएंगे, डिफॉर्मेबिलिटी कम हो जाएगी, एंड देन आपके पास स्प्लीनिक सिक्वेस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रक्शन। क्यों होता है ये? अच्छा, मैं आपको पहले आरबीसी की मेम्ब्रेन का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर दिखाती हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये गौर करो, ये आरबीसी की मेम्ब्रेन की एक लिपिड बाइलेयर है। अब ये साइटोप्लाज्मिक साइड पे कुछ प्रोटीन्स हैं। ठीक है, पहली एक आपको मैं दिखा रही हूँ, एक होती है स्पेक्ट्रिन प्रोटीन, उसके 2 यूनिट्स होते हैं, अल्फ़ा मतलब 2 चेन्स है, अल्फ़ा एंड बीटा चेन्स। ठीक है, अब अल्फ़ा एंड बीटा चेन्स आपस में जो मिलती हैं, कर्व एक ट्विस्ट सा बनाती हैं, तो उससे क्या बन जाता है, आपके पास एक डायमर बन जाता है। ठीक है, फिर इनकी एक हेड रीजन होता है, एक इनका टेल रीजन होता है। अब हेड रीजन दोबारा दूसरी स्पेक्ट्रिन प्रोटीन्स के अल्फा बीटा सब यूनिट के साथ मिलते हैं तो एक टेट्रामर बना देते हैं। प्लस लेकिन जो इनकी टेल रीजन है ना, वो मिलती है एक्टिन के साथ, एक्टिन के ओलिगमर के साथ। ठीक है, यहाँ तक समझ आई। अब इन स्पेक्ट्रिन के जो हेड है नहीं, स्पेक्ट्रिन की जो टेल हैं वो तो एक्टिन के साथ मिल गई। अब जो ये स्पेक्ट्रिन के मॉलिक्यूल्स हैं, हेड रीजन ही समझ लो, इसके ऊपर एक प्रोटीन लगी होती है एनकायरिन। ये है एनकायरिन प्रोटीन। इन टर्न ये एनकायरिन प्रोटीन एक बैंड के साथ मिली हुई, कहते हैं 4.2। स्पेक्ट्रिन था, अल्फा बीटा सब यूनिट्स ट्विस्ट किए, डायमर आपस में हेड रीजन मिल गए तो टेट्रामर, उनका हेड एक दूसरे के साथ मिलते हैं और टेल एक्टिन के साथ मिलती है, ये रही एक्टिन। अब हेड रीजन पे क्या है, एनकायरिन है। एनकायरिन किससे मिली हुई है, प्रोटीन 4.2 बैंड। अब वो 4.2 इसको किसके साथ कनेक्ट कर रहा है, मेम्ब्रेन की एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है 4 बैंड 3। ठीक है, स्पेक्ट्रिन, एनकायरिन, 4.2 एंड देन 3। टेल रीजन में वो एक्टिन से मिले थे। अब एक्टिन और उनका टेल रीजन मिलके कौन सी प्रोटीन है, 4.1। इधर 4.2 थी, इधर 4.1 है। अब 4.2 उसको कनेक्ट करी थी बैंड 3 से, 4.1 किससे कनेक्ट करेगी, एक ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन ए। ये ग्लाइकोप्रोटीन ए है, ये एक नॉर्मल फंक्शन है। ठीक है, स्पेक्ट्रिन हेड रीजन पे एक दूसरे के साथ मिलते हैं, फिर एक्टिन यहाँ पे एनकायरिन 4.2 बैंड 3, एक्टिन टेल 4.1 ग्लाइकोप्रोटीन ए। मसला किधर होता है, जेनेटिक म्यूटेशंस होती हैं आपके पास, कोई एक फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस होती हैं, स्पेक्ट्रिन, एनकायरिन, बैंड 4.2, स्पेक्ट्रिन, एनकायरिन 4.2 एंड बैंड 3। इस रीजन में सारी आपके पास क्या होती हैं, मिस सेंस कर लो या फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस। अब जब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस होती हैं ना, तो आपके पास जो एक आरएनए वगैरह जो भी बनते हैं ना, उसमें स्टॉप कोडोन्स आ जाते हैं। जब स्टॉप कोडोन्स आ जाते हैं ना, प्रोटीन ही बनती है फिर। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रक्चर तो मैंने आपको बता दिया, यही है। यहाँ पे म्यूटेशंस आती है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन आते हैं, फ्रेम और स्टॉप कोडोन्स है। अब वो म्यूटेशंस किन चीज़ों में आ रही हैं, एनकायरिन प्रोटीन 4.2 बैंड 3
और स्पेक्ट्रिन। अब इसकी जो एक पैथोफिजियोलॉजी है उसको मैंने ये छोटे से फ्लो चार्ट में समझो इनक्लोज कर दिया है। अब वो क्या है, सबसे पहले हमारे पास होना क्या है, आरबीसी की मेम्ब्रेन। अब जो जितनी भी मैंने आपको ये जो वीडियो एक जो मैंने आपको ये डायग्राम दिखाई है उसमें वो सारा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर था और वही डिस्टॉर्ट हुआ है ना। होना क्या है कि आरबीसी की मेम्ब्रेन में डिफेक्ट आया है। जब मेम्ब्रेन डिफेक्ट है तो मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। जब मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाती है ना, मेम्ब्रेन लॉस हो जाती है, ठीक है, शेड ऑफ हो जाती है, हल्की हल्की वहाँ से मेम्ब्रेन शेड ऑफ होने लग जाती है। जब मेम्ब्रेन शेड ऑफ होने लग जाएगी तो जो सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो है आरबीसीज का वो कम हो जाएगा, मतलब स्फीरोसाइटोसिस शुरू हो जाएगी। जब सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो कम हो जाएगा फिर क्या होगा, उसकी डिफॉर्मेबिलिटी कम ख़त्म होगी। जब डिफॉर्मेबिलिटी ख़त्म तो फिर वही स्प्लीन में ट्रैप हो जाएंगे। और क्या होगा, जब स्प्लीन में ट्रैप होते हैं ना, एक तो एरेथ्रोस्टेसिस होती है, एरेथ्रोस्टेसिस मतलब स्टेसिस ऑफ ब्लड फ्लो, ठीक है, प्लस ये इन चीज़ों को एग्रवेट ज़्यादा, मतलब वैसे तो ये हो रहा है लेकिन अगर ये दो कंडीशंस हों तो ये चीज़ें ज़्यादा एग्रवेट हो जाती हैं। लाइक अगर ग्लूकोज की कंसनट्रेशन कम हो और पीएच कम हो जाए आरबीसीज की, ठीक है। अब क्या होगा, फैगोसाइटोसिस, ठीक है, वही एक्स्ट्रावास्कुलर हिमोलिसिस। सबसे पहले दोबारा देखते हैं क्या था, मेम्ब्रेन डिफेक्ट आया, उसकी वजह से मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी ख़त्म, डिफेक्ट, फिर स्टेबिलिटी ख़त्म, मेम्ब्रेन लॉस। मेम्ब्रेन ख़त्म हो रही है, ये देखो अगर हम देखें सबसे पहले ये मेम्ब्रेन था, उसमें कोई डिफेक्ट आया, उसके स्ट्रक्चर में कोई डिफेक्ट आ गया, स्ट्रक्चर में डिफेक्ट आ गया, अब वो थोड़ी अनस्टेबल सी हो गई है, वहाँ पे स्टेबिलिटी ख़त्म हो गई है, ठीक है। स्टेबिलिटी ख़त्म है, वहाँ से चली ही जाएगी, मतलब मेम्ब्रेन उतरती जा रही तो आरबीसी के तो छोटे से हो जाएंगे, स्फीरोसाइट से बन जाएंगे, ठीक है। अभी स्फीरोसाइट्स हैं, अब ये डिफॉर्मेबल नहीं है तो स्प्लीन आ जाएगी, स्प्लीन इनको पकड़ लेगी, ठीक है। और स्प्लीन में सिक्वेस्टर होंगे, प्लस ग्लूकोज और पीएच अगर कम हो जाए तो ये सिस्टम और फास्ट हो जाता है, स्लोली वहाँ पे इसकी एक्स्ट्रावास्कुलर हिमोलिसिस हो जाएगी। तो यही सारी पैथोजेनेसिस है हेरेडिटरी स्फीरोसाइटोसिस की। अब एक हेरेडिटरी स्फीरोसाइटोसिस वाला पेशेंट है, उसकी मॉर्फोलॉजी में आपको क्या चीज़ें नज़र आती हैं। पहली बात तो बहुत सिंपल है, स्फीरोसाइट्स मिलते हैं आपको, मतलब स्फीरोसाइटोसिस पूरे ब्लड में। अब स्फीरोसाइटोसिस आप ब्लड का क्या करते हो, स्मीयर बनाते हो। अब उस स्मीयर में आपको जो आरबीसीज कैसे नज़र आते हैं, छोटे आरबीसीज जो नॉर्मल होते हैं वैसे नज़र नहीं आएंगे, छोटे आरबीसीज नज़र आते हैं ऐसे। आरबीसीज छोटे हैं, बायकनकेविटी नहीं है उनमें, ठीक है। और एक हाइपरक्रोमिक है, ये देखो हाइपरक्रोमिक आरबीसीज हैं, प्लस आरबीसीज में जो एक सेंट्रल पैलर होता है ना, जैसे कुछ में नज़र आ रहा होगा ऐसे, ये ऐसे सेंट्रल पैलर ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो एक तो स्फीरोसाइटोसिस है, स्मीयर में आपको हाइपरक्रोमिक आरबीसीज नजर आएंगे, उनका सेंट्रल पैलर ख़त्म है। देन स्फीरो के बाद एनाइसोसाइटोसिस, होवल जोली बॉडीज़। अच्छा, होवल जोली बॉडीज़ क्या होती हैं, आरबीसीज मिलेंगे और उनके अंदर हमें उनके न्यूक्लियस के रेमनेंट्स मिलते हैं, डार्क न्यूक्लियस रेमनेंट्स, इसको हम कहते हैं होवल जोली बॉडीज, डार्क न्यूक्लियर रेमनेंट्स, ठीक है। इसमें भी आरबीसीज टूट रहे हैं ना तो और आरबीसीज बनने होंगे, तो इसमें भी हमारे पास एरिथ्रोइड हाइपरप्लेजिया होगा और रेटिकुलोसाइटोसिस जो पीछे हमें हेमोलिटिक में भी मिला है, हीमोसिड्रोसिस भी हमें मिली है, कोलिथियासिस भी मिला है, जॉन्डिस भी हमें पहले मिला है और स्प्लीनोमेगैली भी मिली है। तो नई चीज़ें तो पहले 3 चीज़ें थी आपके पास, ठीक है, स्फीरोसाइटोसिस, एनाइसोसाइटोसिस एंड होवल जोली बॉडीज। देन एरिथ्रोइड हाइपरप्लेजिया, रेटिकुलोसाइटोसिस, कोलिथियासिस, जॉन्डिस, ठीक है, स्प्लीनोमेगैली एंड हीमोसिड्रोसिस, ठीक है, ये याद रखना है आपने। देखो इसको सीक्वेंस देखो ना, स्फीरोसाइटोसिस, एनाइसोसाइटोसिस, होवल जोवल बॉडी, से चलो हैं। ज़्यादा आरबीसीज बनेंगे तो एरिथ्रोइड हाइपरप्लेजिया, ब्लड में क्या आएगा, रेटिकुलोसाइटोसिस, हीमोग्लोबिन टूटेगी तो हीमोसिड्रोसिस, लिवर से बिलियरी ट्रैक्ट में गए तो कोलिथियासिस, स्प्लीन में जाएंगे तो स्प्लीनोमेगैली और फिर जॉन्डिस। ओके, अब इसकी क्लिनिकल फीचर्स में आपको क्या नज़र आता है। क्लिनिकल फीचर्स में आप देखते हो कि वो जो आरबीसीज हैं दे आर वेरी सेंसिटिव टू ऑस्मोटिक लाइसिस, कि अगर उसको किसी हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख रहे हो, वाटर उसके अंदर जाएगा, आरबीसीज बस्ट हो जाते हैं, ठीक है, वेरी सेंसिटिव टू ऑस्मोटिक लाइसिस, पहली चीज़। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि मेम्ब्रेन शेड ऑफ हो रही है, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो कम हो रहा है, तो मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन बढ़ जाती है, डिहाइड्रेशन की वजह से भी बढ़ जाती है, उसका पानी लॉस हो रहा है, पोटेशियम लॉस हो रहा है, उस वजह से भी बढ़ जाती है, ठीक है। पहली चीज़ ऑस्मोटिक लाइसिस
का रिस्क बढ़ रहा है। सेकेंड, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन, एनीमिया तो होगा पेशेंट को, ठीक है, आप देखोगे तो पेशेंट एनीमिक होगा, स्प्लीन उसकी इनलार्ज्ड होगी, पेशेंट को जॉन्डिस होगा, पेशेंट को गॉल स्टोन्स होंगे, ठीक है। अब उसको 2 किस्म के क्राइसिस होंगे। हेरेडिटरी स्पीरोसाइटोसिस में पेशेंट को 2 किस्म के क्राइसिस हैं, एक ए प्लास्टिक क्राइसिस है जो कि सिकल सेल वाले पेशेंट को भी होता है, और एक हिमोलिटिक क्राइसिस है। ए प्लास्टिक क्राइसिस तब होता है जब पेशेंट को पार्वोवायरस का इन्फेक्शन हो, क्योंकि पार्वोवायरस जो एरिथ्रोपोइसिस के जो प्रोजेनिटर्स जितने भी सेल उनको किल कर देते हैं, तो फिर एरिथ्रोपोइसिस नहीं होती, न्यू आरबीसीज नहीं बनते और एनीमिया और वर्सन हो जाता है, ठीक है। हिमोलिटिक क्राइसिस ये होता है सिंपल ये कि स्प्लीन में ज़्यादा से ज़्यादा हिमोलिसिस हो रही है। तो क्लिनिकल फीचर्स ये 7-8 हैं। पहले आरबीसी सेंसिटिव टू ऑस्मोटिक लाइसिस, फिर मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन बढ़ रही है, फिर अनीमिया, पेशेंट की स्प्लीन भरी हुई नजर आएगी, पेशेंट को जॉन्डिस होगा, पेशेंट की गॉल स्टोन्स होंगे, उसको हिमोलिटिक क्राइसिस होगी और उसको एप्लास्टिक क्राइसिस होगी। ट्रीटमेंट सेम हिमोलिटिक एनीमिया जैसा ही है, स्प्लीनेक्टमी। लेकिन यहाँ पे ये मसला स्प्लीनेक्टमी से होता है कि पेशेंट सेप्सिस में चला जाता है। क्यों जाता है? स्प्लीनेक्टमी तो की है बट इंक्रीज रिस्क ऑफ सेप्सिस, क्योंकि स्प्लीन ही बहुत से ब्लड बोर्न बैक्टीरिया को सिक्वेस्टर करती है। स्प्लीन नहीं होगी तो वो सारे के सारे बैक्टीरिया ब्लड में रहेंगे, जब वो ब्लड में रहेंगे तो इन्फेक्शन एंड देन सेप्सिस, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट हेरेडिटरी स्पीरोसाइटोसिस।